Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel Guru Mathematics Classes. I am Riturunjan sir, your math mentors. तो लॉकडाउन तो अभी खत्म नहीं हो रहा है और बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर सिलेबस और उसको पढ़ाने के बारे में सोच रखे हैं। तो सब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस के बारे में और ये भी जानेंगे कि हम लोगों के लिए साइंस पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चे, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो हर एक फील्ड में कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हो। आप एनडीए का तैयारी कर सकते हो, एयरफोर्स का तैयारी कर सकते हो, नेवी का तैयारी कर सकते हो, IIT जेई का तैयारी कर सकते हो, यानी हर एक फील्ड में जा सकते हो। अगर आप जनरल कंपटीशन में भी जाना चाहते हो तो आपका दिमाग इतना डेवलप कर जाएगा कि आप जनरल कंपटीशन में भी जाइएगा तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे से आपका माइंड ज़्यादा फास्ट काम करेगा। आप बैंक पीओ का भी यानी बैंकिंग लाइन में भी आप साइंस पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। यानी ऐसा समझे कि साइंस पढ़ के हर एक क्षेत्र में हम तैयारी कर सकते हैं और माइंड डेवलप रहेगा। देखो, ज़्यादातर हम बात करें तो ज़्यादातर जो बच्चा यूपीएससी यानी और डीएम और एसपी बनता है, ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी जो निकालते हैं उसमें लगभग 70-80% बच्चे इंजीनियर ही होते हैं। कोई आईआईटी से किया हुआ रहता है, कोई एनआईटी से किया हुआ रहता है। क्यों ऐसा क्यों? आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे क्यों 1 से 100 रैंक में ज़्यादा नहीं रहते हैं? क्योंकि जब साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करने जाओ तो हम लोग को माइंड डेवलप कर जाता है। माइंड डेवलप करने के बाद तुम आके वहाँ से तैयारी करोगे यूपीएससी का और तुम्हारा माइंड इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा कि तुम कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी गेन करोगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो अगर 1 से 100 रैंक की बात करें, 1 to 100 रैंक, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंजीनियर ही रहते हैं, यानी साइंस पढ़ने वाले ही रहते हैं। तो साइंस पढ़ना हम लोग के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब के बच्चा कोई तो आर्ट्स कॉमर्स पढ़ ही नहीं रहा है, सब कोई साइंस के क्षेत्र में जा रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे डेवलप कर गई। अगर हम कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ते हैं तो हम लोग पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए हम लोग आज ही से डिसाइड करेंगे हम लोग एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। वो क्या? एक ही स्ट्रीम चूज करना है। वो क्या है? साइंस। साइंस पढ़ते हैं, हम लोग का दिमाग डेवलप करेगा तो हम लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे 100% उसमें रिजल्ट आएगा ही। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस सिलेबस के ऊपर। ये तो बाबू हम लोग को मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ऐसा ही हम लोग को साइंस पढ़ने के लिए 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोगों ने लिख रखे हैं। ऐसा ही हम लोग को फिजिक्स भी पढ़ना है, ऐसा ही केमिस्ट्री भी पढ़ना है। आपका इंग्लिश अगर बेसिकली नहीं जानते हैं तो पढ़ सकते हैं, और हिंदी का भी एग्जाम दे, यानी 100 मार्क्स का इंग्लिश, 100 मार्क्स का हिंदी, 70 नंबर का हम लोग फिजिक्स का एग्जाम देते हैं, 70 नंबर का केमिस्ट्री का एग्जाम देते हैं। तो सोचिएगा कि सर 30 नंबर क्या हुआ? तो 30 नंबर तुमको लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है, जो तुम लोग को जो भी कॉलेज में एडमिशन होगा उसी कॉलेज से ये होगा। और 100 मार्क्स का हम लोग मैथ पढ़ेंगे। अब देखो, बिहार बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया है कि वो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 50% क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% क्वेश्चन क्या रहेगा? हम लोग का सब्जेक्टिव रहेगा। तो हम लोग को ये इतना डिस्कशन है। अगर ये ऑब्जेक्टिव देखो, हम लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करें तो जितना भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बहुत डीपली पढ़ें और उसका साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करें। तो जो हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ेंगे उसमें आप
जी मेन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ और चीज का भी, जैसे हम लोग जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछता हो वो इसकी हम तैयारी कर सकते हैं। तो अपना एक टारगेट बनाना, उसका क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, और हम लोग जो बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, लुसेंट बुक पढ़ेंगे, आईआईटी जे का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग सिंगल्स का बुक पढ़ेंगे। इतने सारे बुक अगर हम कर लेते हैं तो हमारा 100% एनडीए और आईआईटी जे निकालना 100% तय है। और ये बात की भी हम गारंटी देते हैं कि अगर आप बेतिया जिले से बिलोंग कर रहे हैं, मोतिहारी से बिलोंग कर रहे हैं, रक्सौल से बिलोंग कर रहे हैं, गोपालगंज से बिलोंग कर रहे हैं, नरकटियागंज से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप मेरे पास 11th और 12th दोनों पढ़ते हैं तो हम 100% ये दावे के साथ कहते हैं कि आपका एनडीए, आईआईटी जे और एयरफोर्स में मैथ में 100% क्वेश्चन बनेगा ही, ना बनने का कोई सवाल ही नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सेंटर खुलता है, सेंटर पे आप आए और इसके साथ आपको गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट 100% होगा। क्योंकि जो भी हम बेसिकली पढ़ाएंगे वो सारे ट्रिक टेक्निक के साथ, क्योंकि जो भी अब एग्जाम का पैटर्न है, जैसे हम लोग को अगर 25 क्वेश्चन की बात करें जे मेंस में, तो अगर 4 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट, अभी तो 4 मिनट दे रहा है, तो हम लोग बात करें 4 मिनट नहीं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग जे मेंस की बात करें 25 क्वेश्चन है, अगर हम लोग को स्ट्रिक्टली फटाफट, यानी अगर कह दे कि ऐसे नहीं करते हैं सर, टाइम उसका दूसरा है, हम 25 मिनट में बनाने का प्रयास करते हैं, तो अगर 25 मिनट बनाना रहे तो हम लोग को ट्रिक और टेक्निक पढ़ना होगा। बिना ट्रिक के हम लोग 25 क्वेश्चन 25 मिनट में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो हॉट ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत ही जल्द क्वेश्चन बन जाए, 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाए, ऐसा करके आपको ट्रिक और टेक्निक बताया जाएगा। जो भी पुराने वाले सिलेबस, पुराने वाले मेथड है, उसको हटा के हम लोग न्यू सिलेबस और ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस हम लोग का पहला जो क्लास 11th के मैथमेटिक्स सिलेबस में पढ़ना है सेट थ्योरी, ठीक है हुआ। दूसरा जो चैप्टर है हम लोग का ये रिलेशन एंड फंक्शन है। तीसरा चैप्टर हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चौथा चैप्टर हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। पांचवें कॉम्प्लेक्स नंबर है। छठा हम लोग का लीनियर इनक्वालिटीज है। सातवां हम लोग का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। 8 नंबर चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम है। 9 नंबर चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है। 10 नंबर चैप्टर हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 11th चैप्टर हम लोग का मैथमेटिकल रीजनिंग है। 12th नंबर चैप्टर हम लोग का स्टैटिक्स है। और 30 नंबर चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। इतना ही सारे चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग को 12th में अप्रोक्स इतना ही चैप्टर पढ़ना है। देखो इसमें हम लोग का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जी में इसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, या एनडीए में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रहते हैं। तो जो चैप्टर पे हम लोग ज्यादा स्कोर करता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे। देखो इसमें बात करें तो ये तो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हम लोग का है वीवीआई। उसके बाद से अगर बात करें तो प्रिंसिपल, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है हुआ। ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगो और आपका एक 12th का टॉपिक है कैलकुलस, ये आपका क्लियर हो जाता है तो 100% किसी भी एग्जाम को आप फाड़ सकते हो, ठीक है बाबू। तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इसी चैप्टर पे, ट्रिगो पे, हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उसके बाद बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी चैप्टर पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यही स्कोरिंग चैप्टर है, इसी से ज्यादा हम लोग को क्वेश्चन आईआईटी जेईई या हम लोग को एनडीए में आता है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो आप पहले क्या करें, सिलेबस को नोट कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग का हर एक जगह कॉम्प्लेक्स नंबर ही शुरू होता है, कहीं भी जाओ तो कंपेयर तभी करोगे जब वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई होगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। देखो बहुत बच्चा सोचता है कि हर एक गाँव में इंजीनियर भरे पड़े हुए हैं कि हाँ इस गांव में इतना इंजीनियर है, इस गांव में इतना इंजीनियर है, और वो क्या रोड पे भटक रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू। अगर आप आईआईटी और एनआईटी कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको जॉब होगा ही। देखो किन बच्चे का जॉब नहीं होता है, जो बच्चा सबसे पहला चीज उसमें होना चाहिए वो टैलेंट कि उसको इंग्लिश बोलने आना चाहिए, पहला। दूसरा ये होना चाहिए कि उसका 10th और 12th में 65% से एबव नंबर होना चाहिए। तीसरा, जब वो इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसके एक भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्टूडेंट करता है तो उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अब गए किसी प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन दे के एडमिशन करा लिए, अब बेचारा लगे हैं खींचते जा रहा है खींचते जा रहा है, तो ऐसे तो गांव में आके घूमना ही पड़ेगा। अगर आप वहीं मेहनत करते हैं, वहीं आप के पास टैलेंट है, तो आप एनआईटी निकाल को आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करो, आपको कम से कम 9 भी मिलेगा तो 12 लाख से ऊपर पैकेज मिलेगा। यानी पर मंथ कितना हुआ, 1 लाख रुपया पर मंथ आपको मिलेगा ही। उससे आप ज्यादा, अगर आप ज्यादा टैलेंटेड है तो आप बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपना टैलेंट और हुनर को दिखाना है तो मेहनत करो और आईए से तैयारी करना शुरू कर दो आईआईटी जेईई इंडिया का। तो इसके साथ साथ आपको बुक खरीद लेना है, एक एनसीईआरटी का बुक खरीद लेना, एक लुसेंट का बुक खरीद लेना। एनसीईआरटी ना भी खरीदेगा तो चलेगा, लुसेंट का बुक खरीद लेना, सिंगेज का बुक खरीद लेना एक, और आईआईटी जेईई का क्वेश्चन, यानी जो भी तुम तैयारी करना चाहो, इंडिया का तैयारी करना चाहो तो इंडिया का क्वेश्चन बैंक खरीदना, आईआईटी जेईई का तैयारी करना चाहो आईआईटी जेईई का क्वेश्चन बैंक खरीदना। तो ये काम तुम लोग कर ले। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो आपका कोई भी चीज अनकम्प्लीट नहीं रहेगा, सारे कंप्लीट रहेंगे। ठीक है बाबू। तो आईएससी के साथ साथ आपका जॉब 100% पक्का है। या तो आप इंजीनियरिंग लाइन में चले जाओगे आईआईटी जे या एडवांस निकाल के, या तुम एनडीए में जॉब करने लोगे, या एयरफोर्स में, या तुम चाहते हो कि नहीं सर हम बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं, तो तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप कर जाएगा कि तुम 100% कोई भी एग्जाम की तैयारी 6 मंथ या 1 ईयर करते हो तो तुम्हारा एग्जाम 100% निकलेगा। तो इस यह किससे हो सकता है, ओनली साइंस पढ़ेंगे तभी हो सकता है। अगर साइंस नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा हम लोग जॉब के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, क्योंकि साइंस वाला बाजी मार जाएगा, हम लोग क्या बैठे रह जाएंगे। तो सारे बच्चों को सजेस्ट करना है कि ओनली क्या पढ़ें, साइंस पढ़ें। साइंस में देखो हम लोग का 2 टर्म होता है, एक होता है बायोलॉजी और एक होता है मैथ। लेकिन मैथ का हम लोग ज्यादा स्कोप है। बायोलॉजी वाला तो सिर्फ क्या बोलते हैं डॉक्टर बन सकता है, उसी में कंपाउंडर नर्सेस बन सकता है। लेकिन हम लोग को मैथ में बहुत ज्यादा स्कोप है, मैथ में बहुत सारा स्कोप है। इंडिया एयरफोर्स नेवी क्या बोलते हैं आईआईटी जेईई, उसके बाद जनरल कंपटीशन में आओ तो तुमको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैथ मेरा स्ट्रांग रहेगा, कैलकुलेशन मेरा स्ट्रांग रहेगा, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 100% सब कुछ समझ में आएगी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, साइंस में भी क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो सबसे पहले समझते हैं बाबू कि कोई भी मैथमेटिशियन के माइंड में ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे। सोचने वाली बात है कि भाई कोई चैप्टर तुम बनाते हो तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया कैसे है कि तुम चैप्टर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग जब 10th अभी तुम पास किए हो तो 10th क्लास में पढ़े होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हिंदी होता है दो। देखो हिंदी इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको जो चीज हम इंग्लिश में लिखेंगे उसका नीचे हम हिंदी लिखेंगे। कुछ दिन तक ऐसे चलते रहेगा, उसके बाद तुम खुद हिंदी छोड़ दोगे, इंग्लिश में जाना शुरू कर दोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, यानी हिंदी बोले तो 2 चर नहीं, हिंदी उसका होता है 2 घात वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाला दूसरा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी होता है 2 घात वाले
रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ बोले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यह दो घात वाले रैखिक समीकरण है। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसको दो घात वाले क्यों रैखिक समीकरण बोलेंगे? क्योंकि जो फर्स्ट हम लोग का एक्स है उसका पावर क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 2 है, इसीलिए इसे बोलेंगे दो घात वाले रैखिक समीकरण। देखो जब 10th क्लास में थे तो इसका हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे। फैक्टराइज करके हम लोग रूट निकालते हैं, यानी इसका हम लोग गुणनखंड करके एक्स का वैल्यू निकालते थे। लेकिन कहीं कहीं पे बेचारा ऐसा केस दे देता था जहां एक्स का वैल्यू ही नहीं आता था। फिर सोचने वाली बात कि भाई अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें? तो देखो हम एक फॉर्मूला का यूज करते थे। वो कौन सी फॉर्मूला थी? तो कहते थे कि सर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुम 10th क्लास में इसको अलग निकाल के तुम कहते थे कि सर ये मेरा डी है, यानी बोलते थे कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहते थे। अब देखो ऐसे तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे। बताओ इसमें एक्स का कितना वैल्यू निकलता था? बाबू दो वैल्यू निकलता था। एक कौन सा? एक तो हम लोग का ये प्लस वाला निकलता था। दूसरा कौन सा? दूसरा हम लोग क्या बाबू? माइनस वाला निकलता था। ये प्लस वाला और दूसरा क्या? माइनस वाला। अब तो हम लोग दो वैल्यू निकाल लिए, एक्स का कुछ समथिंग वैल्यू आया और फिर एक्स का समथिंग वैल्यू आया। लेकिन मामला वहां नहीं था। ये बताओ कि अगर रूट के अंदर जो हम डी का वैल्यू निकाल रहे हैं ये ऋणात्मक आ जाए, यानी माइनस वाला आ जाए, बोले तो निगेटिव आ जाए, तो आपके 10th वाले सर कहते थे कि यह इक्वेशन यानी जो हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं वो डिफाइंड नहीं है। क्या कर रहे हैं? डिफाइंड नहीं है। तो फिर डिफाइंड नहीं है तो हम लोग को इक्वेशन को तो वहीं छोड़ देते थे। लेकिन इसके लिए सारे मैथमेटिशियन परेशान थे, सब कोई परेशान था कि भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग को वैल्यू निकालना है, हम लोग को वैल्यू निकल नहीं रहा है, रूट के अंदर निगेटिव आ जा रहा है, माइनस वाला आ जा रहा है। जैसे कह दे कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, हम लोग को माइनस आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, यानी कोई भी वर्ड आ जाए 1 या हम लोग को और करके यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो आपके सर कहते थे कि सर ये डिफाइंड नहीं है, इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं निकाल सकते तो कोई सॉल्यूशन होगा जिससे वैल्यू इसका निकलेगा। तो एक यूलर नाम का मैथमेटिशियन था, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो भाई सब कोई परेशान है, हम भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपना। उन्होंने क्या किया कि जो भी ये रूट के अंदर वाला नंबर आता था, 1 आए, 2 आए, 10 आए, 12 आए, 20 आए, जो भी रूट के अंदर नंबर आता था उन्होंने क्या किया, अपना एक कंट्रीब्यू रखा और उन्होंने उसे आयोटा मानना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो भी रूट के अंदर नंबर आता था उसे आई मानना शुरू कर दिया। आई को हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ? आयोटा। उन्होंने क्या कर दिया? आयोटा मानना शुरू कर दिया। तो देखो उन्होंने क्या किया, सारे नंबर को आयोटा नहीं माना। उन्होंने कह दिया कि चलो सारे नंबर आयोटा हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक ही नंबर को माना आयोटा। कौन से नंबर? तो जो रूट के अंदर हम -1 लिख रहे हैं, इसी -1 को उन्होंने आयोटा माना और कह दिया कि चलो हम दूसरे नंबर को भी ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि चलो इस आयोटा के फॉर्म में आ सकता है। तो देखो दूसरे नंबर को अब तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम -1 को आयोटा मान ले रहे हो, अगर 2 आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए, -5 आ जाए, -10 आ जाए, तो फिर हम फंस जाएंगे, फिर वही कहानी आ जाएगी कि चलो भाई ये मान परिभाषित नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि चलो हम बना के दिखाते हैं कि ये आयोटा माने हुए हैं, तो हम लोग का -2 और -3 भी आयोटा में कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे? देखिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ लिख दिया जाए कि अगर 2 लिख दें, यहाँ हम लोग को -3 लिख दें,
यहाँ बात करें तो हम लोग को माइनस क्या करते हैं 5 लिख दें, यहां से बात कर लेते हैं। तो ये कहा कि चलो भाई हम रूट के अंदर -1 को आयोटा मान रखे हैं। किसको मान रखे हैं? आयोटा मान रखे हैं। किसको? तो रूट के अंदर -1 को ये आयोटा मान रखा है। क्यों मान रखा है? क्योंकि वैल्यू को परिभाषित कराना चाहता है। तो फिर लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बताया कि भैया हम चाहते हैं कि ये वाले -2 को हम 2 गुने क्या -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस -3 को हम 3 गुने -1 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। यहां से हम लोग -5 को 5 गुने -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, जब हम लोग 8, 9, 10th क्लास में थे तो एक बात पढ़े थे, कह रहे थे कि सर अगर रूट के अंदर 2 नंबर अगर सेम सेम रहे, रूट के अंदर अगर 2 संख्या सेम सेम रहता है तो ये रूट में हम लोग क्या होता है, गुना होता है और रूट हट के और ये 2 देता है। ऐसा केस कब होता है? जब रूट के अंदर 2 क्या रहे, सेम सेम नंबर रहे। अगर सेम न रहे तो क्या करेंगे? ऐसा भी तो क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ कहते हैं कि √2 गुना √3 आ जाए। अब देखो रूट के अंदर सेम सेम नंबर नहीं है, तो जब नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूट को लिखकर और दोनों नंबरों क्या कर लेते हैं, हम लोग गुना कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये वाला फॉर्म तो ये वाला दिख रहा है, तो क्या जब ये वाले फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं। तो लिख डालो यहाँ से, इसको लिख लो कि लिख सकते हैं √2 गुना √1, इसको लिख लो √3 गुना √1, इसको लिख लो √5 गुना √1 कितना -1। अब एक काम करते हैं, अब तो अपना काम सेट हो गया। ये वाले तो आयोटा यूलर ने मान रखा था, ये वाले आयोटा को, ये वाले -1 को यूलर ने क्या किया था, आयोटा मान रखा था। उन्होंने क्या किया, इसको कह दिया कि चलो ये √2 आयोटा है। इन्होंने क्या किया कि चलो ये भी तो √3 आयोटा है, इसको भी उन्होंने बता दिया कि चलो ये √5 क्या हम लोग का आयोटा है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये सबको उन्होंने जब बता दिया तो सब कोई चकित कि भाई चलो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, यानी जो भी रूट के अंदर माइनस वाला आ जाए तो रूट के अंदर के माइनस को हम बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह बेस्ट टेक्निक की कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से समझ में आया होगा। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट के अंदर माइनस आ जा रहा था, इसी से यूलर ने बना दिया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से शुरुआत हुई? तो इसी रूट के अंदर माइनस वाले से हम लोग शुरुआत किए। तो हम लोग क्या किए कि ऐसे किसी भी नंबर को रूट के अंदर 500 आ जाए, रूट के अंदर करोड़ों आ जाए, बहुत सारे नंबर आ जाए, सारे को हम रूट के अंदर माइनस को हटा के हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो देखिए हम लोग आगे कुछ बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग जान गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, ठीक है। तो हम लोग कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कुछ बातें करते हैं आयोटा के बारे में। हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, लेट x² + 1 = 0। बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जिसको नहीं दिखता है उसको हम दिखा रहे हैं। देखो यह इस फॉर्म पे है, ax² + bx + c = 0, यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसी के फॉर्म पे तो है। यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हैं बुआ, कि इसके बगल में जो गुना रहता है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणांक और इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ से इसके बगल में 1, क्योंकि 1 में कुछ भी से गुना करो वही हो जाता है, तो 1 × x² लिख सकते हैं। क्या हम लोग bx इसमें नहीं है, लेकिन bx बना सकते हैं 0 × x। फिर यहाँ से बात करें तो c के जगह पे वैल्यू दिया हुआ है कितना हुआ, 1 = 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या,
कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को -1 लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स की बात करें तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं बुआ, -1 लिख सकते हैं। अब इसी -1 को यूलर ने क्या मान लिया बुआ, आयोटा, आयोटा, इसको पढ़ते हम लोग आयोटा। हिंदी में भी इसे क्या पढ़ते हैं बुआ, आयोटा ही पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। अब देखो जब मान लिया तो कुछ एग्जांपल भी लगाते हैं कि चलो भाई रूट अंडर -2000, रूट अंडर -3000, रूट अंडर -10,000, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना हम लोग जान गए हैं। √2 गुना -1, √3 गुना -1, √10 गुना -1, ऐसा लिखना जानते हैं। इसको लिख सकते हैं √2 गुना -1, ये भी रूट के साथ, √3 गुना रूट अंडर -1, √10 गुना रूट अंडर कितना -1, ये बन जाएगा हम लोग का √2 आयोटा, ये बन जाएगा हम लोग का √3 आयोटा, ये बन जाएगा रूट कितना हुआ 10 आयोटा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखो जब दुनिया में आयोटा आया तो इसका कुछ फैमिली भी होता होगा। मान लो कोई आदमी दुनिया में आता है तो उसका परिवार भी होता है, तो इसका भी कुछ फैमिली था, इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ कहते हैं फैमिली ऑफ आयोटा, यानी हिंदी में बोले बाबू तो आयोटा, आयोटा का क्या परिवार, फैमिली ऑफ आयोटा, यानी आयोटा का परिवार। आयोटा के परिवार में से सबसे पहले 0 निकल के आया। वो कहा कि हम आयोटा के पावर पे 0 आ जाते हैं। तो देखो हम लोग एक ही इस पे बात नहीं करते हैं, दुनिया में जितना भी नंबर पाया जाए उसका पावर अगर आप 0 दे दो तो वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ऐसा ही नहीं हम कह देंगे कि सर कोई भी नंबर, एनी नंबर, इसका पावर अगर 0 देते हैं तो वैल्यू क्या दे देगा, 1 देगा। दूसरा उछल के आया, कहा कि भाई हम भी रेडी हैं। दूसरा कौन आ गया, 1। इन्होंने कहा कि चलो 1 देते हैं, तो आयोटा का पावर 1 इक्वल टू कितना हुआ, आयोटा के बराबर। ऐसा सोचते हैं कि सर जैसे ये लिखे ऐसे ये नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते हैं। यहां से हुआ एनी नंबर, कोई भी नंबर, इसका पावर अगर 1 दे दो तो जो नंबर रहता है वही आ जाता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा हम लोग क्या, एनी नंबर। किसी को कोई दिक्कत, यानी देखो ऐसा क्यों, क्योंकि 2 का पावर 1 देंगे 2 ही होगा, 3 का पावर 1 देंगे 3 ही होगा, 4 का पावर 1 देंगे 4 ही होगा, 5 का पावर 1 देंगे 5 ही होगा। ऐसे करके बढ़ते जाता है। फिर आया तीसरा कूद के कि चलो भाई हम स्क्वायर आ जाते हैं पावर 2। तो देखो जब इसको बाबू हम आयोटा माने हुए हैं, देखो यहाँ से समझने वाली बात कि चलो भाई हम लोग रूट अंडर -1 को जब आयोटा माने हुए हैं, तो अगर ये रूट हटा के इधर भेजे तो हम लोग का ये क्या आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, यानी इसका पावर अगर 1/2 होगा, या तुम चाहो तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, तो इधर रूट भाग जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू दे देगा कितना, -1 दे देगा। तीसरे वाले पे बात करते हैं। तीसरा कहा कि आयोटा हम तीसरे पावर क्यूब आ जाते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में बात करते हैं। आयोटा क्यूब आ जाए तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आयोटा क्यूब है, हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा। तुम चकित, देखो प्रूफ करके बताते हैं। आयोटा क्यू को क्या बाबू लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ऐसा क्यों, क्योंकि जानते हैं कि जब बेस समान रहे ना, नीचे वाला जब समान रहे तो ऊपर वाला पावर जुटता है। ऊपर वाला पावर क्या होता है, जुटता है। अब देखो जब ये बेस समान है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो ये फिर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहां से लिख दो कि सर -1 पता है और ये गुना कर लो आयोटा से, तो हम लोग -1 में आयोटा से गुना करेंगे तो कितना, माइनस आयोटा। फिर चौथे नंबर पे बात करते हैं, 5वें नंबर पे। उसमें से निकल के आया आयोटा का पावर कितना हुआ, 5, 4 निकल के आया। अब देखो आयोटा का पावर 4 का जो वैल्यू होता है, ये वाला याद रखना है,
प्रूफ याद रहे या ना रहे ये वाला याद रखना है। 5 देखो 4 के लिए बात करते हैं तो 4 का जो वैल्यू होता है ये 1 के बराबर होता है। प्रूफ करते हैं ना हम लोग। देखो आयोटा का पावर 4 का मीनिंग हुआ आयोटा के स्क्वायर इंटू आयोटा के स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां से बात कर लेते हैं। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है कि -1 होता है तो -1 इसका ही -1 यानी कितना आ जाएगा हम लोग को +1। कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को 100% क्लियर हुआ होगा। इसी मस्त टेक्निक जबरदस्त टेक्निक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा ये क्लास हो रहा है फर्स्ट क्लास वैसा ही आप अगर 11 12 दोनों पढ़ते हैं तो 12th का लास्ट क्लास भी ऐसा ही होगा। नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आयोटा के पावर के बारे में जानेंगे तो इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ आयोटा के पावर 0 इक्वल टू 1, आयोटा के पावर 1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 इक्वल टू कितना 1। अगर आप सोचेगा कि सर आपने तो 4 तक बता दिया, 4 तक क्या किए आप बता दिए। अगर पावर 4 से बढ़ने लगे तो हम क्या करेंगे, उसका तो वैल्यू नहीं जानते हैं। तो इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग ट्रिक। क्या पढ़ेंगे बाबू? ट्रिक पढ़ेंगे, जो आज के क्लास में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वाले को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का ट्रिक। जो 4 से ज्यादा पावर आ जाए तो हम लोग कैसे उसे क्या करते हैं, निकालते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड में शेयर करें। जितना भी 11th का बच्चा हो सबको भेजो, सबको शेयर करो। इससे जबरदस्त कंसेप्ट किसी भी यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घर में सेफ रह के पढ़ें। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक पढ़ते रहें। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। हम लोग कल के क्लास में और अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।